आप में से ज्यादातर लोगों ने ये तीन बुक कहीं ना कहीं देखी होगी। पहली बुक एम.एस. चौहान सर की आती है जो कि बालाजी पब्लिकेशन से पब्लिश्ड होती है। दूसरी बुक हिमांशु पांडे सर की है जो कि जीआरबी पब्लिकेशन से पब्लिश्ड होती है। तीसरी बुक पियर्सन की अक्षय चौधरी सर की है। अब यार अगर मैं बोलूं एक बड़ा ही कंफ्यूजन है। ये बुक अपने आप में ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर या मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अप्रोच इनके डिफरेंट डिफरेंट है। आप बोलोगे ऐसा है क्या? आपने कभी ना कभी नोटिस करा होगा, अगर आप ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, तीनों बुक्स में कहीं ना कहीं अवेलेबल है कि साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन, इंडीन और फ्लोरीन, इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। आपको क्या लगता है तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? व्हाट इज योर ओपिनियन? ईमानदारी से बोलना, बिना गूगल सर्च किए, बिना टैब चेंज करे हुए। आप बोलोगे फ्लोरीन, क्योंकि सर इसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। ये वैसा ही है सर जैसा आप मुझे बोलो टोलुइन में और डाइफिनाइल मीथेन में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो मैं डाइफिनाइल मीथेन को बोलूंगा, क्योंकि दो दो बेंजीन रिंग के थ्रू नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो सकती है और टोलुइन के केस में सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो क्या सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाया जा सकता है? डीप में समझेंगे और मैं आपको कोई एक अप्रोच नहीं बताऊंगा, दो अप्रोच नहीं बताऊंगा, तीन अप्रोच नहीं बताऊंगा, मैं मिनिमम 4 अप्रोच बताऊंगा जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को डील करा जा सकता है। मैंने मिनिमम वर्ड यूज करा है, तो ध्यान से सुनिए कई अप्रोच। पहले अप्रोच नंबर 1 पर आते हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो, साइक्लोपेंटा 3 डाइन, इंडीन और फ्लोरीन में एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी ये है कि इसका कोर एक जैसा दिखता है। अगर इसके कोर की बात करो, तुम बोल सकते हो साइक्लोपेंटा डाइनाइल कोर के जैसा है। तो साइक्लोपेंटा डाइनाइल नाइन इसमें भी है, इसमें भी हमको दिखता है, इसमें भी हमको सेंट्रल कोर दिखता है। पर सवाल ये है कि क्या सेंट्रल कोर स्टेबिलिटी लाएगा? आंसर है यस। सर ये एक तरह का हक्कल कोर हो सकता है। हक्कल कोर बोलते हैं जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कोई पर्टिकुलर स्मॉल कोर आपको दिखाई देती है। मे बी बेंजीन हो सकती है, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है, या मे बी ट्रोपाइलियम आयन हो सकता है। तो हक्कल कोर का मतलब है बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कोर, नॉर्मल कोर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते, 10 को नहीं बोलते, 6 के लिए वर्ड यूज करा जाता है स्पेसिफिकली। तो अब अगर मैं बात करूं, इसमें हक्कल कोर है, तुम बोलोगे है। रेजोनेंस इस तरीके से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या इसमें इस तरह का कोई साइक्लोपेंटा डाइनाइल कोर है? तुम बोलोगे है, बिल्कुल है सर। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं रेजोनेंस इसको इस तरफ कराऊं, इसको इस तरफ लाऊं, इसको इस तरफ लाऊं, तो यहां पे साइक्लोपेंटा डाइनाइल कोर आ जाएगा, राइट। सेम आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसको यहां लाऊं, 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 तो अगेन मेरा साइक्लोपेंटा डाइनाइल कोर आ जाएगा। पर क्या ज्यादा रेजोनेंस का मतलब ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है? यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। जब आप बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन को पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि रेजोनेंस एनर्जी एंथ्रासीन की मैक्सिमम होती है, देन नेप्थलीन, देन बेंजीन। पर अगर पर रिंग स्टेबलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है, देन नेप्थलीन, देन एंथ्रासीन। सेम वे में अगर तुम इसके कोर को चेक करोगे, इसके पास एक इंडिविजुअल हक्कल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कोर है। बट अगर इसको तुम चेक करोगे तो यहां ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि रेजोनेंस हमेशा एक लॉन्गर रूट को चूज करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, और अगर वो प्लेनर रहते हुए उस पेरिमेट्रिक रूट में हक्कल रूल को फॉलो कर ले तो मजे ही मजे है। मैं दिखाता हूं कैसे। मान लो ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, और ये ऐसे चलता है, तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज हो गई। अभी भी ये कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक ही है। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो आप देखो इस तरीके से ये पेरीमेट्रिक रेजोनेंस ऑपरेट हो सकता है, और इस पेरीमेट्रिक के थ्रू 14 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एरोमेटिक तो ये अभी भी है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से, 14 पाई इलेक्ट्रॉन से। पर तुमने कुछ नोटिस करा? हमने नोटिस ये करा कि हमारे पास यहां पर एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन का हक्कल कोर है, यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन का पेरीमेट्रिक रेजोनेंस है, और यहां पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन का पेरीमेट्रिक रेजोनेंस है। तो जितना ज्यादा हक्कल कोर आपको दिखाई देगा, इंडिविजुअल साइक्लोपेंटा डाइनाइल यूनिट दिखाई देगी, उतने हाई क्वालिटी का रेजोनेंस होगा। बिकॉज ये इंडिविजुअल रिंग खुद को क्वासी एरोमेटिक रखेगा बिना किसी क्रॉस कंजुगेशंस के। तो यहां पर कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, एक इंडिविजुअल इंटैक्ट साइक्लोपेंटा डाइनाइल एक रिंग दिखाई दे रही है। यहां पे आप देखोगे इंडिविजुअल जो एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी थी साइक्लोपेंटा डाइनाइल हक्कल कोर की, वो खत्म हो गई है, क्योंकि नाउ पाई इलेक्ट्रॉन एक लॉन्ग पेरीमेट्रिक रूट को चूज करेगा। सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव एक लॉन्ग पेरीमेट्रिक रूट को चूज करेगा। तो पहला एक्सप्लेनेशन आता है पेरीमेट्रिक रेजोनेंस से। इस वाले केस में एक इंटैक्ट
इंडिविजुअल साइक्लोपेंटाडाइनाइल का क्वालिटेटिव रेजोनेंस है, तो इस वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी ये गेन करता है। देन आफ्टर ये आपको लगेगा हाँ ठीक था, थोड़ा और बात करते हैं। तो आता है अप्रोच नंबर 2, क्लैर रिंग। अब ध्यान से सुनो, तुमको पता होगा कि जो एनरिच क्लैर का रूल है, मैंने कई बार पहले भी बताया है, ये इंडिविजुअल बेंजीन सेक्टेट को देखता है, राइट। और तुम्हें यह भी पता है कि जिसमें जितने इंडिविजुअल सेक्टेड बेंजीन रिंग दिखाई देंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले में आता हूं तो इस वाले में तुमको एक इंडिविजुअल बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको बोलेंगे क्लैर रिंग, CR। इसमें कितने क्लैर रिंग दिख रहे हैं? एक क्लैर रिंग यहां से, एक क्लैर रिंग यहां से, मतलब 2 क्लैर रिंग दिख रहे हैं, राइट। ध्यान से सुनना, बट जब हम इंडिनाइल एनायन की बात करते हैं या फ्लूरिनाइल एनायन की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होता है, देखो जैसे ही रेजोनेंस तुम कराओगे, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे ही रेजोनेंस कराओगे, ये पाई यहां पे है, मान लो ये रेजोनेंस यहां से किया तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगी, यहां आएगा पाई बॉन्ड। अब जरा मुझे बताना, रेजोनेंस होने से क्लैर रिंग 1 से घट के 0 हो गया, यहां जब रेजोनेंस होगा तो ये क्लैर रिंग वैसे ही रहेगा, ये क्लैर रिंग नाउ नॉन क्लैर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम जब रेजोनेंस करा रहे हैं तो 2 क्लैर रिंग खुद को एक क्लैर रिंग तक ही सेव करके रख पा रहा है। यहां पे एक क्लैर रिंग था, वो भी खत्म हो गया। और क्लैर रिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है, मतलब रेजोनेंस होना क्लैर के लिए नुकसानदायक है, रेजोनेंस होना क्लैर के लिए अच्छा नहीं है। तो बढ़ता हुआ रेजोनेंस कहीं ना कहीं इंडिविजुअल क्लैर एंटिटी को डेड कर दे रहा है, सो दैट इज नॉट गुड। बट अगर आप यहां पे देखें तो यह सिस्टम एक हक्कल कोर के जैसा था और किसी भी क्लैर एंटिटी को नहीं रखता था, मतलब यहां पर क्लैर किल नहीं हुआ है, यहां क्लैर किल हुआ एक बार, यहां क्लैर किल 2 बार हो गया है। अब समझ में आपको मेरी बात आ रही है? तो 2 बार क्लैर को किल होता हुआ हम नहीं देख पाएंगे, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने के बजाय घटा ही रहा होगा। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करेगी, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें। ये था 2 रीजन। मैं आता हूं थर्ड रीजन पे, ये भी बड़ा कमाल का रीजन है। गाइस देखो, एक्चुअली में हम किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी आयन को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू या कई मॉडर्न मेथड के थ्रू बॉन्ड पैरामीटर के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अब जब बॉन्ड पैरामीटर से एनालिसिस करा जाता है, एक तुम्हारा कॉमन सेंस भी बोलता है ये एक रेगुलर पेंटागन होगा, क्योंकि नेगेटिव बहुत आसानी से आराम से डीलोकेलाइज हो रही है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है इसके सारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हैं। जब तुम इसके और इसके बॉन्ड लेंथ की बात करते हो तो ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा कंपैरेटिवली लंबा है, और ये बॉन्ड लेंथ लंबा होना इस चीज को बताता है कि जो नेगेटिव चार्ज इस 5 मेंबर रिंग के ऊपर है वो दाईं तरफ और बाईं तरफ बहुत अच्छी तरीके से डीलोकलाइज होना नहीं चाहती है। तो कोई क्यों नहीं चाहता है रेजोनेंस में जाना? बिकॉज क्लैर को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया जा रहा है, किल करा जा रहा है। इससे पता चलता है कि नेगेटिव इसमें कहीं ना कहीं बहुत कम स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, और इसमें 5 बॉन्ड लेंथ का इक्वल होना इस बात को बताता है कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, मतलब कमाल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये था तीसरा लॉजिक। आपको पता है चौथा लॉजिक क्या है? डू यू नो? इनके पीके वैल्यूज। अगर मैं पीके वैल्यूज से रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाता हूं। अगर मैं पीके वैल्यूज की बात करूं, इसका पीके वैल्यूज निकल के आता है 15 अराउंड, इसका पीके वैल्यू निकल के आता है 20, और इसका पीके वैल्यू निकल के आता है 22.6 लगभग में। तुम देख रहे हो पीके वैल्यू बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली घट रहा है। तो यहां पे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू। जाते जाते ना मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा बोनस टिप्स देके जाता हूं इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की जरा सी कोशिश करो। एक अच्छा एसिड वो होता है जिसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड हो, राइट? अग्री करते हो ना? सारा खेल स्टेबलाइजेशंस का है। मैं इसको और एक लेयर अगर पील करूं तो मैं बोलूंगा सारा खेल उस नेगेटिव चार्ज का है जो हाइड्रोजन के डीप्रोटोनेट होने के बाद किसी पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर आके इकट्ठा हुआ।
अगर मैं उस पर्टिकुलर कार्बन या एटम के ऊपर उस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को किसी तरीके से डिस्पर्स कर दूं जिससे कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और रेजोनेंस एनर्जी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि वो कमाल का एसिड होगा। दैट्स वेरी सिंपल ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम खुद सोचो, अगर फॉर्मिक एसिड है और ब्यूटेनोइक एसिड है, मैं फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन हटाऊंगा, ओ के ऊपर जो नेगेटिव आएगा, कमाल का रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, हाइड्रोजन ना प्लस आई लगाएगा ना माइनस आई। फॉर्मिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा, इसका पीके वैल्यू 3.75 तक होता है। जब हम ब्यूटेनोइक एसिड में जाएंगे, हाइड्रोजन हटाने के बाद यहां भी नेगेटिव चार्ज आया, पर जो इस तरफ से तीन तीन कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसका जो प्लस आई है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव को अनस्टेबलाइज डीस्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए इसका पीके वैल्यू 4.8 के अराउंड चला जाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब नेगेटिव के आने के बाद का स्टेबलाइजेशन आपको देखना है। यहां नेगेटिव देते साथ ये चुटकी में ही स्टेबलाइज हो गया, और यहां नेगेटिव देने के बाद इतनी राम कहानी हो रही है, ये पूरे लूप में पेरीमेट्रिक में घूम रहा है, ये हक्कल कोर को खराब कर रहा है, ये क्लैर को किल कर रहा है, ये लंबा रूट चूज कर रहा है, इस वजह से स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही। देखने में भले ही हमको लगेगा कि एंथ्रासीन में बहुत लंबा रेजोनेंस हो रहा है और बेंजीन में कम रेजोनेंस हो रहा है, पर बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है एंथ्रासीन के मुकाबले में, पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की ज्यादा है, एंथ्रासीन की कम है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये चार चार एक्सप्लेनेशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब आप समझ चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में पहले साइक्लोपेंटाडाइन आएगा, देन आफ्टर इंडीन आएगा, देन आफ्टर फ्लूरीन आएगा, ना कि रेजोनेंस के एक्सटेंट को देख के आप बात करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? जाते जाते एक जानकारी दे देते हैं, हमारा निम्बस बैच लॉन्च हो रहा है 2027 के लिए। आप में से जो भी बच्चे 2027 के लिए आना चाहते हैं, 15 जुलाई से बैच लॉन्च है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, बवाल का टीम है, पढ़ाएंगे, मचाएंगे, रिजल्ट अच्छा लाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।